फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ OPC, वन पर्सन कंपनी। कॉमर्स कंपनी लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग सब जान चुके हैं। इसे पढ़ना समझना आज बहुत जरूरी है, चाहे आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, BBA ऑनर्स कर रहे हो या कुछ भी कोर्स कर रहे हो। अगर कॉमर्स से रिलेवेंट है, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द OPC। उसी रेफरेंस में आज की क्लास में बताने वाली हूँ कुछ डिफरेंसेस के बारे में। बहुत सारी चीजों के बेसिस पर इसे डिफरेंट किया गया है। कैसे ये MPC से यानी मल्टी पर्सन कंपनी से डिफरेंट रखती है, कैसे ये सोल प्रोप्राइटरशिप से ये डिफरेंस रखती है और कैसे ये पार्टनरशिप से अलग है। हर चीज को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल व्यवसाय कहते हैं हिंदी में सोल प्रोप्राइटरशिप को, और वन पर्सन कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी कहते हैं। क्या अंतर है यहाँ जरा जरूरी है समझना। देखो, वैसे मैं यहाँ लिख दिया है साउंड सिमिलर। ये दोनों ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म हैं, ये दोनों ही एक जैसे लगते तो हैं पर एक जैसे है नहीं। तो ये एक जैसे क्यों तो लगते हैं और क्यों एक जैसे है नहीं, इन सब को अगर डिटेल में समझना है तो बात को ये समझना जरूरी है। अगर हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन OPC एंड SP है तो मैंने सीधा डिफरेंस पे नहीं लाना है आपको। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, तो आपको कुछ चीजों को स्टार्ट में लेना चाहिए, उसके बाद अपने उस बेसिक पर आना चाहिए, तब आपको आंसर पे नंबर पूरे मिलते हैं। जरा ध्यान दो मैंने क्या लिखा है। डिफरेंस अगर आपको कवर करना है तो 4 एस्पेक्ट्स पे आपको कवरेज लेनी होगी। कैसे? OPC के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों पे, और सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेज और एडवांटेज पर। अब यहां एक बात समझने की है, जो पॉइंट्स OPC के एडवांटेज के होंगे वही पॉइंट SP के डिसएडवांटेज के बन जाएंगे, और जो पॉइंट OPC के डिसएडवांटेज के होंगे हो सकता है वही पॉइंट एडवांटेज होता हो सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये चीज अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका ये डिफरेंस का जो बेसिस है बहुत साउंड हो जाने वाला है। आपको एक अच्छे आंसर लिखने की सारी तकनीक मैं मेरे क्लासेस में बताती हूँ, इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले OPC के डिटेल बातें करते हैं। हालांकि मैंने मेरा लास्ट वीडियो आपको डाला है फीचर्स ऑफ OPC, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ में अगर हम SP और OPC के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फिर से रिकॉल करना पड़ेगा कि OPC के फीचर्स क्या हैं। तो इसके फर्स्ट हाफ में मैंने कवर किया है क्या इसके फीचर्स और क्या इसके पॉजिटिव बातें हैं। इसके सेकेंड हाफ में मैंने कवर किया है क्या इसकी नेगेटिव या लिमिटेशंस है। बिल्कुल ऐसे ही SP के फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया इसके क्या फीचर्स और क्या एडवांटेजेस हैं, और सेकेंड हाफ में इसका कवर किया है क्या इसके डीमेरिट्स या क्या लिमिटेशंस हैं। अभी अपन क्वेश्चन के आंसर पे पूरा आए नहीं है, लेकिन हमारी शुरुआत इतनी साउंड है कि जो एग्जामिनर है वो इससे इंप्रेस होता है, और यही आपको समझना है हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। व्हाट इज दिस समझते हैं। सबसे पहले OPC क्या है। OPC के अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, दिस इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी। एक कंपनी और एकल व्यवसाय का हाइब्रिड है ये, मतलब दोनों की अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके इसका एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, दैट इज OPC। सेकेंड बात अगर हम बात करते हैं, कंसीडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जैसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही से लायबिलिटी क्योंकि लिमिटेड है इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी की तरह से माना गया है। तो OPC को हमेशा प्राइवेट कंपनी के जैसा कंसीडर किया जाता है। इसमें जो लीगल एंटिटी है वो एक सेपरेशन वाली होती है, यानी व्यक्ति का अस्तित्व अलग और व्यक्ति के द्वारा खोली गई OPC का अस्तित्व अलग होता है। उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है व्यक्ति का, और एक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट होता है। हालांकि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से एग्जिस्टेंस होता है, केवल कॉर्पोरेट ने उसे लीगल पर्सनालिटी का फॉर्म लिया होता है, और नेचुरल पर्सन जो मेंबर या नॉमिनी है उसका एक नॉर्मल अपीयरेंस रहता है। आगे कहते हैं OPC में बोर्ड मीटिंग को हर 6 महीने के दौरान करना जरूरी होता है, ये इसके फीचर में आता है। चाहे आप AGM ना करो, एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक साधारण सभा आप चाहे ना करो, लेकिन हर साल 6 महीने के अंदर से आपको डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी ही होती है। और ये जो बोर्ड की मीटिंग है
हर 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना ही चाहिए। यानी एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग जो दूसरे 6 महीने में फर्स्ट हाफ में आप एक मीटिंग कर लेते हैं एंड सेकेंड हाफ में जो आप मीटिंग करने वाले हैं बोर्ड की, उन दोनों मीटिंग के बीच में समय कम से कम 90 दिन का या 3 महीने का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी से जून तक की मीटिंग आपने अगर मई में की तो जो जुलाई से और दिसंबर तक की मीटिंग है वो आप अगस्त में कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में 2 मीटिंग का जो गैप है, कहने को तो 6 महीने की मीटिंग है ये, लेकिन दोनों मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज का कम से कम होना ही चाहिए। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे कहते हैं मेंबर इज नॉट परपेचुअल लायबिलिटी फॉर डेब्ट्स। यहां ये कहता है पर्सनली लायबल नहीं होता, मेंबर इज नॉट पर्सनल लायबिलिटी। किसी भी ओपीसी में अगर हमें लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मेंबर की लायबिलिटी सेपरेट होती है और कंपनी की लायबिलिटी सेपरेट होती है, इसीलिए कहते हैं इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो वो किसी भी कर्जे के लिए या किसी भी फंड के लिए वो लायबल नहीं होता, मेंबर लायबल नहीं होता, ओपीसी यानी कंपनी लायबल होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इजी टू रेज कैपिटल। किसी भी ओपीसी में अगर आपको अपनी पूंजी उठानी है, बढ़ानी है, रेज करनी है, कैपिटल को बढ़ाना है तो बहुत आसान है, आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, कैपिटल को आप पब्लिक से ले सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं होता। अभी हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, केवल फीचर्स की बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। फ्यूअर कॉम्प्लायंसेस है एज पर एलएलपी एंड एमपीसी। अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें या मल्टी पर्सन कंपनी की बात करें, दोनों ही के कंपैरिजन में ओपीसी को खोलने में बहुत कम औपचारिकताएं हैं, बहुत कम जटिलताएं हैं। ये भी इसका एक फीचर है। इजी इनकॉर्पोरेशन है इसका। क्यों? क्योंकि एक ही तो मेंबर होता है और एक ही तो नॉमिनी होता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना इतना टफ नहीं है जितना एमपीसी का है। इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब आप खुद जानते हैं, एक व्यक्ति मर सकता है पर कंपनी कभी मरती नहीं है, कंपनी केवल बंद होती है। तो व्यक्तियों के मरने के बाद भी कंपनी जिंदा रहती है। दैट्स व्हाई द कंपनी हैज अ फीचर ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंफर्म क्रेडिटेबिलिटी। जो अगर हम कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी का मतलब है साख। साख क्या है मार्केट में? तो ये कंपनी की होती है, कंफर्म करती है कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी। आपको अगर बैंक से लोन लेना है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है तो कंपनी की साख को काउंट किया जाता है, ना कि मेंबर की साख को। मार्केट में उस व्यक्ति की जो कि उसका मेंबर है उसकी रेपुटेशन को नहीं काउंट किया जाता, बल्कि उसकी क्रेडिट एबिलिटी क्या है कंपनी की, उसके बेसिस पर उसको फंड दिया जाता है। तो ये उसके फीचर हो गए। यहां तक मैंने आपको फीचर और एडवांटेजेस की बात करी। अब जरा बात करते हैं कुछ इसकी लिमिटेशन कह लो या कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नंबर 1, सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल यूनिट। जितनी भी बिजनेस यूनिट बहुत छोटी इकाइयां हैं उनके लिए ओपीसी अच्छी है, सुटेबल है। लेकिन एक बड़े बिजनेस को करने के लिए ओपीसी इज नॉट द सुटेबल ऑप्शन। ये हमें क्योंकि कमी निकालनी है इसलिए हम कमी निकाल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अगर ओपीसी खोलनी है तो छोटे बिजनेस वाला जो एकल व्यवसाय करता है उसके लिए तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि वो ओपीसी के सारे प्रिविलेजेस उठाता है। तो हम क्यों बात करें कि बड़ी बिजनेस इकाई को अगर ओपीसी खोलनी है? बड़ी बिजनेस इकाई है तो आराम से एमपीसी खोलेगा, कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट कंडक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। जो ओपीसी होती है वो कभी भी एनबीएफआई नहीं कर पाती है, सिक्योरिटीज में पैसा लगाना ये सब काम नहीं कर सकती। ये बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस के गेम होते हैं, ये ओपीसी के बस की बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये काम नहीं कर सकती। अभी हमें इसकी नेगेटिव साइड देखनी है तो हम इसके ये पॉइंट्स बता रहे हैं। नो क्लियर डिस्टिंक्शन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्योंकि हम ये कहते हैं इसमें डायरेक्टरशिप भी होती है और इसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो दोनों के हिसाब से मैनेजमेंट और ओनरशिप में अंतर होता है। क्योंकि एक कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ओनरशिप के हिसाब से शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के हिसाब से होते हैं। डायरेक्टर्स हमेशा मैनेजमेंट को फोकस करते हैं और शेयर होल्डर्स हमेशा ओनरशिप को फोकस करते हैं। तो क्योंकि यहाँ व्यक्ति एक ही है और वो व्यक्ति ही अगर डायरेक्टर और शेयर होल्डर है तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। ये हमने इसकी नेगेटिव साइड को उठाया है। यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी ओपीसी क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमने ओपीसी के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सोल प्रोप्राइटरशिप इसका मतलब एकल व्यवसाय। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। व्यवसाय करने का सबसे सरल तरीका है। पर्सनल लायबल होता है इसमें। कोई भी दुकान आपको खोलनी हो, फर्म खोलनी है, अगर आप उसके एकल मालिक है तो आप उस दुकान के
कर्जे के लिए, उस दुकान के फंड के लिए या जो भी लायबिलिटीज है उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। नॉट हैव लीगल एंटिटी, एक दुकान का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, दुकानदार के होने से उस दुकान का अस्तित्व होता है, यानी उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। दुकान क्यों है? क्योंकि व्यक्ति है। अगर व्यक्ति मर गया तो दुकान भी बंद हो जाएगी, बंद खत्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जबकि ओपीसी या कंपनी के केसेस में ऐसा नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये कहता है कॉस्ट और कॉम्प्लायंस की बात करेंगे तो ये बहुत ही मिनिमल होती है। अगर हम लागत की बात करें या हम किसी फॉर्मेलिटी की बात करें तो दोनों ही मामलों में सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग, नॉमिनल कॉम्प्लायंसेस लिया हुआ होता है एज पर द कंपेयर ऑफ ओपीसी। सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और भी ज्यादा आसान है, ना ज्यादा बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, ना ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही बचत का काम है। जितनी पूंजी उतना, वाली बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होए। बिल्कुल वैसे ही आपके पास जितनी पूंजी हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। छोटा रकम है, छोटा सामान खरीद लो, माल कम डालो, धीरे धीरे माल को एक्सपेंड कर लो, तो बिजनेस का फॉर्म को बड़ा कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पूरा एक साथ बड़ा रूप में ही खोलना जरूरी होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहता है वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही बचत का काम है। टोटल कंट्रोल ऑन बिजनेस, क्योंकि एकल व्यवसाय होती है, वो जो व्यवसाय होता है वो बिजनेस के हर एस्पेक्ट पर उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता है, चाहे ओनरशिप हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे लीगल फॉर्म ऑफ हो या टैक्स भरना है, ऑडिट है। वैसे ऑडिट की जरूरत होती नहीं, जो भी कुछ करना है, लेखा जोखा जो हिसाब किताब है वो सब एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, यानी टोटल कंट्रोल होता है। नो मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं बुलाता है सोल प्रोप्राइटर। एकल व्यवसाय कोई मीटिंग के लफड़े में नहीं पड़ता, कोई सभा नहीं बुलानी पड़ती, किसी चीज की फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये हम इसके फीचर्स और अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। नो नीड ऑफ मैंडेटरी ऑडिट, अगर उसका बिजनेस ऐसे नेचर का नहीं है कि जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे लॉ की तरफ से कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि यू हैव टू कॉल फॉर ऑडिट, आपको एनुअल ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। पर ओबीसी के केस में एक ही व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, उसके बावजूद उसे एनुअल ऑडिट तो करवाना पड़ता है। आगे बात करते हैं, अब अगर इसके डीमेरिट्स की बात करें, वो क्या कहता है? नंबर 1 अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हमें सबसे पहले पता चलता है, अगर हम ये कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं इसमें लायबिलिटी असीमित है, और ये असीमित लायबिलिटी ही उसको तकलीफदेह बनाती है। नो परपेचुअल सक्सेशन, अभी पहले बात आया, अगर एक जो एकल व्यवसायी है वो मर गया, उसकी दुकान खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब उसके मरने के बावजूद उस दुकान का फर्म का जिंदा रहना आवश्यक नहीं है या नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। जबकि कंपनी में एक फीचर होता है दिस हैव द परपेचुअल सक्सेशन। नॉट इजी टू रेज कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप में पूंजी की साइज को बड़ा करना, the size of capital is not easy to raise sole proprietorship के केस में। आगे larger risk, क्योंकि जोखिम में बहुत ज्यादा है, सारा काम सारा कंट्रोल एक ही व्यक्ति के कंधों के ऊपर है, तो जोखिम बहुत ज्यादा है। एंड एक्सपेंशन इज टफ, बहुत कठिन होता है विस्तार करना, धीरे धीरे विस्तार करते हो, पर उस केस में उस तरीके से विस्तार नहीं कर सकते जैसा कि ओपीसी या एमपीसी में कर सकते हैं। यहां तक की बात तो अभी तो हम हमारे पॉइंट पे आए ही नहीं हैं, डिफरेंस तो अभी हमने बात करी नहीं है, अभी तो हम इसके बारे में बता रहे हैं, ब्योरा। और ब्योरा भी 3 तरह से बताया, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी क्या कमी रह जाती है आंसर में लिखते समय और क्यों नंबर कम आते हैं। अगर आप इस तरह से एक आंसर को लिख के आते हो डिफरेंस के आंसर में, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके नंबर काट ले कोई एग्जामिनर, बल्कि इंप्रेस होगा और इसका बेनिफिट आपको आगे और पीछे के क्वेश्चन के आंसर पर मिलता ही मिलता है। मैं आपको वो साइकोलॉजी बता रही हूँ जो एक एग्जामिनर की होती है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसी चीज को काम करेंगे, इस पे दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आते हैं अपन एक क्वेश्चन पर, किन बेसिस पर आप इनको अंतर करते हो दोनों के बीच में, यानी ओपीसी और एसपी के बीच में अगर हमें डिफरेंस करना है। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, ओपीसी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के तहत होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होगा, इसके रजिस्ट्रेशन की नीड ही नहीं होती। लीगल स्टेटस की बात करेंगे, ओपीसी हैज अ लीगल स्टेटस बट द एसपी हैज नॉट लीगल एंटिटी। उसका लीगल स्टेटस की बात करेंगे, उसके लिए कोई लॉ नहीं लग रहा, लॉफुल काम करना है, लीगल करना है, इलीगल नहीं करना है, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको एक लीगल स्टेटस या लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हो। यहाँ पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है एसपी, मगर ओपीसी एक लीगल फ्रेमवर्क है। क्यों? क्योंकि कानूनी जामा बनाया गया, कानूनी पर्सनालिटी दी
गई है, कानून का बच्चा है वो। ठीक बात है। यहाँ के मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करते हैं, इस पॉइंट पे भी बहुत आराम से हम बात कर सकते हैं। ओबीसी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एसपी में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नॉमिनी का कंसेप्ट केवल ओबीसी में है, एसपी में नहीं है। डायरेक्टर्स की बात करते हैं, एसपी में कोई डायरेक्टर नहीं होता, ओबीसी में डायरेक्टर और ओनर एक हो भी सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ याद रखना, कम से कम एक डायरेक्टर होना जरूरी होता है, ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं ओबीसी में, और एसपी में तो डायरेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं, एसपी में अगर एक व्यक्ति जिंदा है तो उस तक तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन उसके मरने के बाद उस व्यक्ति की जिम्मेदारियों का स्थानांतरण किसी दूसरे पे नहीं होता, हस्तांतरण नहीं होता। जबकि ओपीसी में ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ओपीसी में एक मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इनकेपेबल हो जाए या कोई और कारण हो जाए तो उसका जो नॉमिनी होता है, ही वुड बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ही विल सेलेक्ट द अनदर नॉमिनी फॉर हिमसेल्फ। सर्वाइवल, कम टू एन एंड की बात करते हैं, इसका सर्वाइवल कब तक है? एक व्यक्ति के जिंदा रहने के बाद भी ओपीसी जिंदा रहती है, लेकिन एसपी में उस व्यक्ति के जिंदा रहने तक ही एसपी जिंदा रहती है। बात समझ में आ रही है? टैक्सेशन की बात करते हैं, ओपीसी में टैक्सेशन का बिल्कुल वही फॉर्म है जो एक प्राइवेट कंपनी का होता है। मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट बताया था, प्राइवेट कंपनी के जैसे ट्रीट किया जाता है इसको, कहीं मैंने बताया, यस दिस वन, प्राइवेट कंपनी की तरह से ओपीसी को ट्रीट किया जाता है। और प्राइवेट कंपनी में 30% ऑफ द प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। बिल्कुल ऐसे ही ओपीसी पे टैक्सेशन 30% है, और जबकि इसके लिए एक सिंपल स्लैब रेट है एसपी में। एनुअल फाइलिंग की बात करते हैं तो एनुअल फाइलिंग में इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देने होते हैं। हालांकि ओपीसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, एसपी को भी नहीं होती, पर ओपीसी और एमपीसी का अगर अंतर करते हैं तो इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही काफी होता है। तो एनुअल फाइलिंग ना केवल वो रजिस्ट्रार को करेगा बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी करेगा, जबकि एसपी केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। इजी सेटअप है, इसको बनाना, इसको स्थापित करना बहुत आसान है। किसको? एसपी को। पर ओपीसी में थोड़ी फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी जो कंपनी एक्ट से रिक्वायरमेंट है। एक ओपीसी में उसके मेंबर की प्रॉपर्टी और उस कंपनी की प्रॉपर्टी जो उसने बनाई है दोनों अलग अलग होती है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंबर की भी प्रॉपर्टी वही है जो उसके दुकान की प्रॉपर्टी है, और दुकान की भी प्रॉपर्टी वही है जो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। क्रेडिट स्टेटस, जब भी बैंक से लोन लेना होगा, एक ओपीसी तो कंपनी के क्रेडिट स्टेटस के बेस पे लोन पास करवाती है और एक एसपी अपने बेसिस पर लोन पास करवाता है। उसकी पर्सनल क्रेडिट स्टेटस को काउंट किया जाता है, जबकि ओपीसी में कंपनी के क्रेडिट स्टेटस को काउंट किया जाता है। सेपरेट ओनरशिप और मैनेजमेंट, एसपी में ओनरशिप भी वही है, मैनेजमेंट भी वही है, एक ही व्यक्ति है, वही सारा दिख रहा है। जबकि ओपीसी कहने को व्यक्ति एक है, लेकिन ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेशन होता है। फॉरेन नेशनल्स की बात अगर करते हैं तो एसपी एक फॉरेन नेशनल हो सकता है। एक दुकान खोलने का काम हमारे भारत के अलावा कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति भी एक दुकान खोल सकता है, एक फर्म खोल सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बन सकता है। लेकिन ओपीसी के केस में क्योंकि 3 कंडीशन होती है नॉमिनी और मेंबर के लिए, कि सबसे पहले नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये तीनों बातें अगर कंप्लीट होती हैं तो ही आप मेंबर या नॉमिनी बन सकते हो। इसका ये मतलब हुआ फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एंटरटेन्ड टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी इन द ओपीसी। समझ में आएगी? और बहुत सारी चीजें कवर की है मैंने, बहुत सारा चीजों को एक साथ लेके आई हूं, और कहने को टॉपिक केवल ये था डिफरेंस। अगर आपसे इस क्लास से पहले आपको पूछा जाता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, आप मैक्स टू मैक्स 8-9 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन अब इस क्लास को समझने के बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूं, आप तो अपनी लेंगे कि नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूं, यू विल बी कंफर्टेबल टू राइट डाउन द ए क्लियर आंसर, राइट? यही मेरा मोटिव है, आपको बेस्ट से बेस्ट मैं आपको नॉलेज दे सकूं और कंप्लीट नॉलेज दे सकूं। उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं और पसंद भी आ रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए और मुझे बताइए व्हाट एक्चुअली यू वांट अनदर मोर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।